हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम अपना इनकम टैक्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। 17 अगस्त है आज और पूरा टारगेट है कि एक महीने के अंदर मीन्स कि 30 डेज़ के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अप्रोक्स आपके 13 to 14 चैप्टर है, बट थोड़ा सा टेक्निकल है वो चैप्टर। सो दैट्स द रीज़न मैंने एवरेज ऑन एन एवरेज मान के चला है कि हम 30 से 35 दिन के अंदर ये इनकम टैक्स का सिलेबस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पूरा सपोर्ट चाहिए आपका, क्योंकि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर आपने मुझे सपोर्ट किया था कि मैम वीडियोस प्रोवाइड कर दीजिए, मैंने सभी अपना पूरा एफर्ट लगाया। आज फिर एक एनर्जी के साथ आप सभी के सपोर्ट के कारण मैं इनकम टैक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, ये जो इनकम टैक्स का सिलेबस है ना, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेम है। ठीक है, चाहे आप डी यूनिवर्सिटी से हैं, CU से है, PU से है, KU से, CRSU से, GJU से, IGU से, IGNU से, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, सबके अंदर बेसिक पॉइंट यही है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बेसिक कंसेप्ट है, एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, एग्जामिशन इनकम है, सैलरी हेड्स के हैं पार्ट। ठीक है, किसी किसी में ऐसे ब्लॉक्स में दिए हुए, किसी में ऐसे यूनिट वाइज दिए होंगे। सो डोंट वरी, आप सभी यूनिवर्सिटीज़ को कॉमन करके मैंने एक PDF तैयार की है, तभी कहेंगे मैं इसको स्पेशल नोट्स है आप सभी के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, इनकम टैक्स है ये हमारा, राइट। क्या है ये हमारा इनकम टैक्स का हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात ही इनकम टैक्स की आ रही है। टैक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री कर लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम फैमिली के अंदर जब भी कोई पर्सन हमारी, जैसे कि हम कहते हैं ना कि किसी के यहाँ देखने के लिए जाते हैं, कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पे कोई लड़की है, इनके दोनों के पेरेंट्स हैं, इनके भी पेरेंट्स हैं। ठीक है, सो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप आगे फैमिली क्रिएट करने से पहले, मीन्स कि एक दूसरे से शादी करने से पहले फैमिली मेंबर क्या करते हैं, इनके बैकग्राउंड को जानते हैं कि हाँ इनका बैकग्राउंड कैसा है, ये इनके बैकग्राउंड को जानते हैं, मीन्स की क्रॉस चेक होती है। तो इसी तरीके से हम इनकम टैक्स का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, जिससे कि हमें इनकम टैक्स पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, है ना, कि इनकम टैक्स हम देते क्यों हैं, कौन कलेक्ट करता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसके रूल रेगुलेशंस प्रोसीजर कौन सेट करता है, इसके ऊपर आंखें लगाकर कौन देखता है, अगर कोई चोरी कर ले तो टैक्स की उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये सभी के सभी क्राइटेरिया को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो दैट्स अ रीजन मैं कहूँगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है आज का। क्योंकि आज का अगर लेसन आपको लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर ही है, समझ में आ गया, तो आने वाले जो लेक्चर होने वाले हैं 30 दिन तक आपको बहुत मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री के साथ। देखो, गवर्नमेंट है बच्चे, गवर्नमेंट आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जल्दी से मुझे ये बताइए क्या क्या गवर्नमेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं वो कॉलेज प्रोवाइड किया, हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहां की सर्विस हमें मिलती है। अगर मैं कहूं कि किसी भी रोडवेज की सर्विस ले रहे हैं आप, ठीक है, रोडवेज, या फिर मैं कहूं कि रोडवेज हो गया बस, रेलवे हो गया रेल, या फिर मैं कहूं कि सरकारी जो जहाज होते हैं उनकी सर्विस ली जा रही है, या फिर मैं कहूं कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि पार्क हो गया है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है, ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मीन्स की कहने का मतलब आपको काफ़ी सारी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, करती है या नहीं करती है। अच्छा, कॉलेज बनाने में कितना पैसा लगता है, ठीक है, हॉस्पिटल बनाने में कितना पैसा लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, साथ में इनके साथ PG भी होते हैं, रहने के लिए जो घर होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर करूँ तो आप बता सकते हैं मैम, आप बता सकते हैं कि मैम गवर्नमेंट सेक्टर का जो हमारा जो खर्चा पानी होता है ना वो कम होता है एज कंपेयर में करूँ प्राइवेट से। प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उन दोनों की फीस में ना जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब चीजें बनाती है तो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाती है, आपसे बहुत लिटिल अमाउंट लेती है ना। बट अगर मैं कहूँ कि ये सारा का सारा जो सामान है, जो भी सर्विसेज आपको दे रही है, या आपको मैं कहूँ कि हाईवे बना रही है आप लोगों के लिए, सो इस तरीके की सर्विसेज के लिए पैसा कहाँ से आता है, ये भी तो सोचने की बात होगी ना। तो लोगों के, आप सभी के दिमाग में आ रहा है कि मैम हमसे तो वसूल करते हैं। अरे तुमसे कैसे वसूल करते हैं, बताओ तो सही, तुमसे कैसे वसूल करते हैं मैम। हम कितनी टैक्स देते हैं, सबसे बड़ा पार्ट तो टैक्स ही है, जो कि सबसे अद्भुत है GST, सबसे अद्भुत है इनकम टैक्स। ये आपके मैं कहूँगी गवर्नमेंट की सबसे बड़ा सोर्सेज है रिवेन्यू का। तो
तो यहाँ पे मैं इसको बायफर्केट कर रही हूँ कि जो गवर्नमेंट है इनके कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ खर्च, कुछ इनकम्स होती है जिसको मैं इनके नाम से बोल रही हूँ रेवेन्यू के नाम से। खर्चे मैंने आपको बता दिए, वैसे लिस्ट ऑफ खर्चे मैंने अभी लिखे हुए नोट्स के अंदर। बट इनकम कहाँ से आती है, जैसे कि टैक्स हो गया, कोई भी आप फीस पे कर रहे हो, कोई भी आपकी पेनल्टी है उसको पेमेंट करना पड़ रहा है आपको, है ना। फीस किस में पेमेंट करोगे, कोई भी आप सरकारी सर्विसेज ले रहे हो, आप कॉलेजेस की फीस देते हो, हॉस्पिटल की फीस देते हो, इवन भीड़ लगी होती है बट फीस कम होती है। यहाँ पे पर्ची 5-10 रुपए की निकलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, बट सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होगी, 500-200 रुपए की पर्ची मिनिमम है। होता क्या है, कुछ भी नहीं होता उस पर इतना, बस यही तो होता है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी टाइमिंग, उसके इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। ऐसा तो इनमें भी लिखा होता है हॉस्पिटल वाले में। फर्क बस यही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आपका खर्चा कम होता है ना। तो ये जो फीस है, कॉलेजेस की फीस हो गया है, जो आप टूल टैक्स देते हैं, ठीक है, टूल टैक्स भी एक अच्छा पॉइंट है। टोल जिसे हम कहेंगे टोल टैक्स या टूल टैक्स, जिसे भी आप जैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को नहीं मानते ना, जैसे स्कूल के अंदर होता है, ठीक है, जैसे कॉलेजेस के अंदर मोस्ट ऑफ होता है, जब बच्चे कहाँ नहीं मानते ना, रेगुलर बेसिस पे आते नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, एब्सेंट होने पर उनको क्या लगा दी जाती है, फाइन लगा दिया जाता है। फाइन कह दीजिए या फिर पेनल्टी कह दो, है ना। तो कहने का मतलब जब भी आप क्या करते हैं, रूल हुआ या फिर टर्म कंडीशंस हुई, रेगुलेशंस हुए, इनको नहीं मानते ना, तो उनको पनिश किया जाता है उन लोगों को, और पनिश करने का जो मॉनेटरी टर्म होता है उसे हम पेनल्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, एक इंश्योरेंस कंपनी से भी हमें क्या मिलता है, जिसे मैं कहूंगी कि कॉर्पोरेट सेक्टर से हमें मिल रहा है बेनिफिट। जैसे कि अब मैंने कहा कि ये मिस्टर एक्स है, इसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, और ये गया कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, मैं आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर दूंगी, बट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आपने कहा कि जस्ट एग्जाम्पल 20,000 रुपये आपने क्या करना पड़ेगा, एज ए प्रीमियम देना पड़ेगा। इस तरीके के ऐसे 20 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना पैसा कलेक्ट हो गया, 2 लाख रुपए हो गए। अब मैंने तो 10 ही माने हैं, अब पूरे इंडिया भर में कितने व्यक्ति होंगे जिनके पास गाड़ियां हैं और सबका इंश्योरेंस है। इस तरीके के काफी सारे इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि हाउस इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, इस तरीके के काफी सारे इंश्योरेंस होते हैं। और इंश्योरेंस करवाने का मतलब क्या होता है कि आप कुछ अमाउंट देके कंपनी को अपनी एश्योरिटी करवाते हो कि इन केस फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो आप मुझे क्षतिपूर्ति देंगे, आप मुझे पेमेंट देंगे, इस क्षतिपूर्ति का, हानि का मुझे पेमेंट देंगे। अच्छा, मैंने कहा कि इनमें से, मैंने कहा 2000 जितने भी व्यक्ति हैं ना जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया, उनमें से केवल 10 व्यक्तियों को कुछ हानि हुई है, इवेंट हुआ है, बाकी के बचे 1990 व्यक्ति जिनका इंश्योरेंस का अमाउंट 20,000 रुपये था, ठीक है, उनका तो बचा ना, एक के साथ 20,000 बच रहे हैं, 1000 के साथ कितना बच गया, इसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, 999 के पास कितना बच गया। तो कहने का मतलब ये जब भी कभी इवेंट नहीं होते इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, ठीक है, इन पर्सन के साथ, तो वो पैसा बचता ही है, तो वो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू ही होती है। क्या आपको इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि गवर्नमेंट के कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इनकम्स होती है, उन खर्चों और इनकम को हमेशा क्या करती रहती है, ये बैलेंस बना के रखती है। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट में इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर मैं कहूं कि डिफ्लेशन हो सकता है। समझ पा रहे हैं? देखो, कॉमन टर्म्स अभी तक मैंने इतना समझा है। अच्छा, सबसे बड़ा, अब देखो इतने सारे टर्म्स को तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमारा मेन मोटिव है टैक्स को पढ़ना। अच्छा, टैक्स में भी इनकम टैक्स को पढ़ना, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बाइफरकेट करके बता देती हूँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बेसिक है, तुम छोटे बच्चे हो, अभी इनकम टैक्स की क्लास में पहली बार आए हो, है ना। तो अब बात कर लेते हैं टैक्स। टैक्स क्या होता है कि जब भी कभी व्यक्ति किसी भी तरह की सर्विसेज लेता है या फिर कुछ कमाता है, उस कमाए हुए इनकम के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को अमाउंट कुछ सबमिट करनी पड़ती है, कुछ परसेंटेज, ये कुछ रेट, मैं कहूँगी कुछ रेट आपको देनी पड़ती है। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे है गवर्नमेंट, यहाँ पे है गवर्नमेंट, इसने कुछ सर्विसेज ली, मैंने कहा कि इसने 1 लाख रुपए कमाया महीने के अंदर, तो साल का कितना हो गया, 12 लाख रुपए हो गया। अभी कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि जो आपने 12 लाख रुपए कमाए ना, तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज, अभी मैं बताऊंगी रेट कितना है, ठीक है, अभी स्लैब रेट पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि 2024 के बजट के अंदर अनाउंस की गई है, न्यू स्लैब रेट है, उनके साथ डिस्कस किया जाएगा।
तो उसका कुछ परसेंटेज मान के चलो, मैंने कहा कि यहाँ पर 5% आपको देना है इसका, तो कितना हो गया? 12 लाख है ना, ये 12 लाख गुना में 60%, तो कितना हो गया? 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 5% बचे, 60 हो गया। मीन्स कि 6 लाख रुपए आपको क्या करना पड़ेगा यार, तो 50% हो गया। एक सेकेंड, यस, मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट करके बताती हूँ। 12 लाख है, 50% 5% आपको करना है, ये 50 नहीं है, 0 से 0 कट हुई, 1 2 3 1 2 3 60, मीन्स कि आपको 60,000 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि मैम कमा हम रहे हैं, सब कुछ काम हम कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट को हमारी इनकम में से मैं क्या कर रही हूँ? 60,000 रुपये दे रही हूँ, मीन्स कि 11,40,000 रुपये मेरे पास रहने वाले हैं और 60,000 रुपये गवर्नमेंट के पास जाने वाले हैं। जाने वाले नहीं जाने वाले, तो ये गवर्नमेंट की इनकम हुई है। अच्छा, जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हो, जैसे कि मैंने कहा जब मैंने अपना मोबाइल फ़ोन खरीदा तो मैंने इस मोबाइल फ़ोन के खरीदने पर 18% जीएसटी दी थी, पता है तुम सबको? फ़ोन खरीदने पर 18% जीएसटी होती है, गाड़ी खरीदने पर 28% जीएसटी होती है। समझ पा रहे हो? कोई भी आप दुनिया के अंदर, मीन्स कि हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होती है, जहाँ पर भी जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, मैंने इवन ये नोटबुक खरीदी है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये नोटबुक खरीदी है ना, इस नोटबुक के ऊपर भी मेरे को जीएसटी पे करना पड़ा था, पता है तुम्हें? मैंने ये इनकम टैक्स की बुक खरीदी ना, तो ये इनकम टैक्स की बुक के ऊपर भी मुझे जीएसटी पे करना पड़ा था। तो कहने का मतलब, जब भी आप कोई भी सामान खरीदेंगे, जब भी आप कोई भी सर्विसेज लेंगे, मेरे पास अभी बस की टिकट भी है, कहाँ गई भाई? अभी यहीं तो रखी थी, आप सभी के लिए संभाल के रखी हुई थी। तो ये जो टिकट्स होती है ना, उसके अंदर भी लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, इंक्लूडेड जीएसटी, इंक्लूडिंग ट्रैवल एंड एक्सपोर्टेशन, जितना भी जो भी टैक्स होता है वो सब कुछ इंक्लूड होता है। तो कहने का मतलब, आपने सर्विस ली हो चाहे गुड्स लिया, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये टैक्स ना डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है बच्चे, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसके बीच में किसी भी तरह का इंटरमीडिएटरी पर्सन नहीं होता, मींस की जो मीडिएटर होता है ना, ब्रोकर जिसे हम कहेंगे, बिचौलिया जिसे हम कहेंगे, वो नहीं होते, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये पर्सन है, ये गवर्नमेंट है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट करवाने के लिए जाती हूँ पोर्टल के थ्रू, अब ये थोड़ी ना कि गवर्नमेंट आएगी, हाँ जी मिस्टर एक्स ने कमाया, मैं उसके पास में टैक्स लेने जा रहा हूँ, रुको तुम लोग, मैं मिस्टर एक्स के पास जा रहा हूँ। अरे दुनिया में कितने, मतलब हमारी इंडिया की 143 करोड़ प्लस जनसंख्या है, क्या वो 143 करोड़ के पास जाएगी जो कमाते हैं? उनमें से मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ तो नहीं होंगे, काफी सारे लोग हैं जो हर आज के टाइम में हर लोग कमा रहे हैं, ठीक है। इवन जो मेल है, फीमेल है, बच्चे भी हैं, सब कमा रहे हैं, है ना। क्या गवर्नमेंट हर एक के पास ऐसे भाग के जाएगी? नहीं ना। तो यहाँ पे इन्होंने सेट किया है एक डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि हाँ जी, दुनिया भारत के अंदर जितने भी लोग जो कमाते हैं और कैपेबल है, एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी कि हाँ, इस लिमिट से अगर जिसने भी ऊपर कमाया तो आप उससे टैक्स कलेक्ट करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट का नाम रखा बच्चे टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनकम टैक्स क्या है? एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स है जो कि हमेशा जो कमाता है पैसा और जो डिपॉजिट करने वाला है एक ही होता है, और वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा, मींस के इस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे जिसके बीच में किसी भी तरह का इंटरमीडिएटरी नहीं होता, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल मैंने दिया आपको इनकम टैक्स का, क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएटरी होता है, बीच में कोई ना कोई ब्रोकर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कहा कि मैंने फोन खरीदा है, ठीक है। फोन मैंने किससे खरीदा है? किसी शॉप से खरीदा है, शॉप होल्डर है यहाँ पर, अंकल जी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने फोन खरीदा है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने मान लीजिए कि फोन फॉर एग्जाम्पल 30,000 का फोन है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने 5,000 रुपये 18% करेंगे तो कितना होगा? मैं आपको बेसिक से सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कैलकुलेशंस करनी नहीं आती होगी, थोड़ी बहुत हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो 5,400 रुपये मेरे पास क्या है? एज अ टैक्स बना। तो मैंने टोटल कितनी पेमेंट की? 35,400 रुपये मैंने इसको किया है, पेमेंट की। अब ये देखो 5,400 रुपये ये जीएसटी है जो मैंने गुड्स के ऊपर दी है, जो मैंने फोन खरीदने पे दी है, ठीक है। अब मैंने इसको पेमेंट तो 35,400 की है,
अब शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो टैक्स की जो अमाउंट है 5,400 रुपये, इसको वो डिपॉजिट करवा के आए गवर्नमेंट के पास दैट मीन्स पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने तो दे दिया भाई, दे दिया तो दे दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जब इसके बीच में कोई, ये अब देखो ये जो है ना, ये जो है इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, हो नहीं रहा, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा भाई? ये जो है, जो ग्रीन हो चुका है, ये कौन है? अब ये इंटरमीडिएटरी पर्सन है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर आ गया होगा कि समझ में डायरेक्ट टैक्स क्या, डायरेक्ट क्या और टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ एक फीचर भी हैं जो कि आपको समझने होंगे। ये आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट के दो कंपोनेंट है, गवर्नमेंट के कुछ खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ रिवेन्यू होते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, टैक्सेस के बारे में बात कर रहे थे। टैक्सेस कैसे हैं? डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात कीजिए, टैक्सेस पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कमाएगा, अगर वो डायरेक्टली जो बर्डन है टैक्स का किसी को शिफ्ट नहीं कर पा रहा हो, डायरेक्टली खुद पेमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। बट वेल्थ टैक्स अब अबोलिश हो चुका है, देखो मेरा 2024 के अकॉर्डिंग अपडेटेड है ये। ठीक है, जैसे पहले इनकम टैक्स में अंदर ये गिफ्ट टैक्स था, ये इंक्लूडेड होता था, ठीक है ना। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 के अंदर, बट इसको अबॉलिश 1998 के अंदर इसको कर दिया गया था, इसकी खत्म कर दिया गया था, इसके ऊपर टैक्सेस नहीं इंक्लूड होते थे। वेल्थ टैक्स जो कि 1957 के अंदर था, 2015 के अंदर भी इसको खत्म कर दिया गया था। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स जो है, ये इसके ऊपर टैक्स लगता है। इसका मतलब है जब भी आप कोई भी सिक्योरिटी, शेयर्स के अंदर डीलिंग करते हैं, डिबेंचर्स के अंदर डीलिंग करते हैं, बॉन्ड के अंदर डीलिंग करते हैं, तब भी इनके अंदर जब कभी भी इनके अंदर डीलिंग करेंगे, तो डीलिंग करते वक्त या तो परचेज बाय होने वाला है, परचेज होने वाली, या फिर हम क्या करने वाले, सेल करने वाले। तो इन दोनों एक्टिविटीज के ऊपर क्या लगता है, टैक्सेस लगेंगे। तो ठीक है, तो इनके ऊपर जो भी टैक्स लगते हैं वो आपके अभी भी लगते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। ठीक है, फ्रेंच बेनिफिट था, पहले 2004 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट 2015 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स अभी भी एग्जिस्टेंस में है, मीन्स कि ये 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों कैसे टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे टैक्स जो कि आपके लगते हैं किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, और इस बर्डन को आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। जैसे कि मैंने किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि 5,400 रुपये मुझे गवर्नमेंट में सबमिट करवाने, बट नहीं, मैंने इसके शॉपकीपर के पास जमा करवाए और वहां से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है। एक तो मुझे यहाँ जाना था, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाएगा। ठीक है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि जो मीनिंग, 2 शब्द और बता देती हूँ, फिर थोड़ा सा और समझ जाएगी। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, ये 2 शब्द है जो कि इनके अंदर यूज होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे कोई चीज बढ़ती जा रही है ना, ठीक है, वैसे वैसे उसका इंपैक्ट भी दूसरे के ऊपर एज इट इज बढ़ रहा है। मीन्स कि यहां पर पॉजिटिव रिलेशन है। सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, तो इसके ऊपर जब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं स्लैब रेट बताऊंगी, ठीक है, इसके ऊपर 5% देना है, तो कितना बन गया, 5,000 बन गया। मैंने कहा कि मेरी इनकम 5 लाख है, सेम एज इट इज रेट है, मैंने कहा 5% है, तो कितना बन गया, 25,000 बन गया। मैंने कहा मेरी इनकम 10 लाख है, सेम एज इट इज 5% मुझे देना है, तो कितना बनेगा, ये 50,000 बनेगा। तो आप देख पा रहे कि जैसे जैसे इनकम मेरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे टैक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इनकम टैक्स कहूं या फिर मैं कहूं कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कैसे नेचर का होता है बेटे, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा, रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है, अब देखो यहां पर ना बात आ जाती है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा छूट दी हुई है मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर को।
गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इंडिया के अंदर ही सामान बनाएंगे और इंडिया में ही बेचेंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ छूट देंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने, सबको पता है कि मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट है काफी सालों से चलता आ रहा है, तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा अगर आप भारत में ही बनाएंगे तो आपके ऊपर क्या लगने वाला है, कम टैक्स लगने वाला है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना कम टैक्स लगता चला जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? अब यहाँ पर देखो, जो भी लोग जितना भी कमाएंगे यहाँ पर तो उसको उतना ही पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पर सभी के लिए इक्वल है। अगर आप इस फोन को खरीदेंगे तो आपके लिए भी 35,400 का लगने वाला है, चाहे कोई और खरीदे तब भी 35,400 का लगने वाला है, या फिर कोई बिल्कुल ही लोअर क्लास फैमिली खरीदे तब भी ये 35,400 लगने वाला है। मीन्स कि यहाँ पे जो टैक्स की रेट है वो सेम रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली है, बट यहाँ पे टैक्स को इंक्रीज डिक्रीज किया गया क्योंकि इनकम के बेसिस पे है। जैसे मैंने कहा कि मेरी इनकम सालाना क्या है, 30 लाख है, तो मेरे को 30 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। किसी ने कहा कि मेरी तो बस 3 लाख है, तो उसको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, टैक्स फ्लक्चुएट होता रहता है, बट यहाँ पे टैक्स फिक्स रहता है। चाहे आप कुछ भी सामान खरीदे सबको इक्वली देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया क्या कहते हैं कि टैक्स मैकेनिज्म्स वेयर इज द टैक्स रेट रेज विद द रेज इन द टैक्सेबल अमाउंट। मीन्स की टैक्स रेट क्या है, बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे टैक्स की अमाउंट बढ़ेगी। अब आगे हम वैसे डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि 3 लाख तक कोई नहीं पे करना, 7 लाख तक आपको 5% देना है, अप टू 10 लाख तक आपको 10% देना है, अप टू 12 लाख तक आपको 15% देना है, फिर 15 से अबव आपको क्या करना है, 25% देना है। ऐसे स्लैब रेट पड़ेंगे। तो ये क्या है, जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ती चली जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स रेट गिरती चली जाएगी जैसे जैसे अमाउंट क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्रोग्रेसिव नेचर बोला गया, इसको बोला गया रिग्रेसिव नेचर। ठीक है, ये असेस किया जाता है हमेशा इनकम के ऊपर, जो भी आपने कमाया है, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है, ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उस खरीदी हुई अमाउंट के ऊपर लगते हैं। अब मैंने ये बुक खरीदी है 800 रुपए की, 800 रुपए के अंदर क्या होगा, मैंने कहा कि बुक्स के ऊपर मान लीजिए 2% लगा है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि 0% लगा है, तो उसके ऊपर इतना ही, मतलब खरीदने की वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। एबिलिटी टू पे का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता। मीन्स कि यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी इनकम हुई है तो टैक्स देना है, इनकम नहीं हुई तो टैक्स नहीं देना। बट यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, इनकम से डजेंट मैटर। आपने सामान खरीदा तो पे करो, सामान नहीं खरीदा तो रहने दो। अब ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई चीज बिना चीज खरीदे रह सकता है। इवन आप क्या करते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स, ठीक है, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी, आप मैं कहूँ कि आप इवन दूध भी खरीदते हैं ना, ठीक है, उसके पीछे भी, दूध की पैकेट के पीछे भी लिखा होता है ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड। अगर 32 का पैकेट आता है तो उसके अंदर भी 2 रुपए 3 रुपए क्या होता है, टैक्स इंक्लूड होता है। समझ पा रही है, या फिर 0 पॉइंट ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम का, बट यहाँ पे मैटर करता है। ये इनकम टैक्स को, प्रोग्रेसिव टैक्स को क्या कहते हैं, आप इनकम टैक्स भी कह सकते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, लो इनकम ग्रुप को बेनिफिटेड होता है, क्योंकि अब मैंने कहा कि जिनकी 3 लाख है तो उनको 5%। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, 1 लाख वाले को कितना पे करना पड़ा था, बस 5,000। 10 लाख वाले को 50,000 पेमेंट करना था। तो ये जितनी लो इनकम होगी उतना कम होगा, क्योंकि ये बड़े पॉजिटिव नेचर है ना, जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स। बट यहाँ पर डजेंट मैटर, यहाँ पर सभी चीजें अपोजिट है। हायर इनकम ग्रुप वालों को क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अच्छा जी, इतनी बातें समझ में आ गई कि टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आ गई समझ में।